जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 94 और आज का लेक्चर हमारा इस सेशन का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद हम एक दो क्लासेस रखेंगे। एक तो आपको बताया था आपके कुछ रिवीजन लेक्चर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। फिर एक क्लास कम से कम हम ऐसे ज़रूर रखेंगे इसके बाद, जिसमें आपके वॉल्यूम 2 के MCQs जो हैं उनको डिस्कस करके, जिन MCQs में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, वॉल्यूम 1 के तो हम सारे के सारे डिस्कस करते रहे ना क्लास में। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 के ऐसे MCQs जिनमें आपको प्रॉब्लम है आप अटेम्प्ट करेंगे और अपने पास उनको हाईलाइट कर लेंगे। फिर आपको किसी एक दिन मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुलाऊंगा, आपने आके मुझे बताना है हर चैप्टर में किस क्वेश्चन में MCQ में प्रॉब्लम है। जिस MCQ में प्रॉब्लम हुई हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर ये चीज़? लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा पहले आपने सारे MCQs को खुद करना है। कर लेंगे जी? चलिए, अच्छी बात। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कल के लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन डिस्कस किया था। कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। ना भाई थोड़ा सा ऊंची बोल दे। किसके लास्ट में 2 लाइन? However, National Assembly can pass a resolution to extend the period for another month or year. हाँ जी बिल्कुल। जो जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास पावर है। क्या पावर है? कि वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, जो कि इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगा और ऐसे ही इफेक्टिव होगा जैसे कि एक्ट है। अब वो ये कह रहा है कि इसका वैलिडिटी पीरियड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 120 दिन होता है। जो ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट, बाय डिफॉल्ट इसका वैलिडिटी पीरियड कितना है? 120 दिन। फिर इसके बाद दो बातें कर रहा है कि अगर नेशनल असेंबली चाहे तो इस पीरियड को 120 दिन के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ाया भी जा सकता है यानी इसको। और अगर नेशनल असेंबली चाहे तो 120 दिन से पहले इसको डिसअप्रूव कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। उस सूरत में ये ऑर्डिनेंस क्या होगा? 120 दिन से पहले ही कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? ये एंड में 2 लाइंस जो है वो यही बता रहा है कि नेशनल असेंबली इस ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड भी कर सकती है और इसके टाइम को रिस्ट्रिक्ट भी कम भी कर सकती है। उससे 120 दिन से पहले भी डिसअप्रूव कर सकती है। क्लियर भाई? बाय डिफॉल्ट कितना टाइम पीरियड है ऑर्डिनेंस का? 120 डेज। और इन 2 लाइंस में क्या बता रहा है? पहली लाइन में क्या बता रहा है? एक से बढ़ाया भी जा सकता है और दूसरी लाइन में क्या बता रहा है? कम भी किया जा सकता है। रेजोल्यूशन का मतलब डिसीजन। ये रेजोल्यूशन का मतलब भी पूछ लेते मेरे भाई। रेजोल्यूशन का मतलब है डिसीजन, फैसला। चले कोई नहीं, इसी बहाने कंसेप्ट रिवाइज हो गया हमारा। हाँ जी, ऑर्डिनेंस के जरिए से कोई भी लॉ पास हो सकता है। क्या मनी बिल भी ऑर्डिनेंस के जरिए से पास हो सकता है? यस, मनी बिल भी ऑर्डिनेंस के जरिए से पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको भी 120 दिन के लिए के अंदर प्रूव कराना पड़ेगा। किससे? नेशनल असेंबली से। और फिर उसके बाद नेशनल असेंबली से प्रूव होने के बाद सेनेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है मनी बिल के केस में। याद है ये लाइन? सेनेट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मनी बिल। ठीक है, मनी बिल के अलावा कोई और बिल होता तो फिर नेशनल असेंबली के साथ सेनेट की अप्रूवल भी लेते हैं। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर पास पेपर के क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ ए मनी बिल। मनी बिल को अंडरलाइन करें। मनी बिल स्पेशल केस है ना? क्यों स्पेशल है ओ भाई? सेनेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं, ये चीज
व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, जब नेशनल असेंबली सेशन में तो क्या होगा, स्टेप नंबर 1 बिल नेशनल असेंबली में पास होगा, स्टेप नंबर 2 प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तीसरी लाइन, सेनेट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मनी बिल। फिर इसके बाद व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, तब मनी बिल कैसे अप्रूव होगा, प्रेसिडेंट शैल पास ऑर्डिनेंस, however it will have to be presented to national assembly within 120 days। ठीक है, नेशनल असेंबली से 120 दिन के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। क्लियर होगी ये बात? जैसे मनी बिल का केस पूछा, अगर मनी बिल का केस ना होता तो फिर हमारा क्वेश्चन बड़ा लेंथी होता। क्यों लेंथी क्यों होता क्वेश्चन? ओरिजिनेटिंग हाउस, अदर हाउस, अदर हाउस, ओरिजिनेटिंग हाउस, ओरिजिनेटिंग हाउस, अदर हाउस, जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट, अप्रूव, नॉट अप्रूव, सारी कहानी लिखनी होती। याद की थी कल सारी कहानी? घर जाके पढ़ी थी? घर जाके पढ़ा था ये सारा? गुड। चलिए जी, ये क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं फिर। हाउ इज ए लॉ प्रोमलगेटेड? प्रोमलगेटेड का मतलब क्या है? इनेक्टेड, इंप्लीमेंटेड, फॉर्म्ड। कैसे लॉ बनाया जाता है? व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, बाय पासिंग ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, ऐसे लॉ बनाया जाता है। जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तो कैसे लॉ बनाया जाता है? बाय पासिंग ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस के साथ प्रेसिडेंट लिखना जरूरी है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाउस, शाबाश, क्योंकि वो इन सेशन में ही नहीं है, इन सेशन नहीं है। नॉट इन सच लॉ, इज सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? नो, नो, इट इज एज इफेक्टिव एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज एज इफेक्टिव पार्लियामेंट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपका सवाल नहीं लेना मैंने, अभी तो क्वेश्चन जारी है। आखिरी बात, व्हाट इज इट्स टेन्योर? गलत, इनकम्प्लीट है ना, इसलिए गलत कह रहा हूं। 120 डेज के बाद अगली बात भी लिखनी है। हाउएवर नेशनल असेंबली कैन, पूछा था ना क्या, एक्सटेंड पीरियड आर डिसअप्रूव अर्लियर, दोनों। टेन्योर ज्यादा भी हो सकता है, सिर्फ टेन्योर स्टैंडर्ड 120 दिन लिखे या कम ज्यादा की बात भी लिखे, ये चीज क्लियर। अब पूछे मेरे भाई, मार्शल लॉ लगा हो तो फिर कानून, कानून क्या चीज है फिर? कागज का टुकड़ा क्या है? नहीं नहीं, कागज नहीं, कागज पे नहीं लिखा हुआ। किस पे लिखा हुआ है? बकरे की खालों पे लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है, कागज के टुकड़े पे। ये भी कागज के टुकड़े ही हैं। ऐसे सवाल से परहेज करें जिसके बाद मेरी आपकी मुलाकात ना हो सके। आज के बाद तो वैसे ही मुलाकात नहीं है, सीला में होगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? 3 और तो कोई नहीं था असाइनमेंट? और तो कोई नहीं थी असाइनमेंट? और तो कोई नहीं थी असाइनमेंट? चल मेरा भाई एमसीक्यू चेक कर रहा है। एमसीक्यू 14 एमसीक्यूज बताए थे, 15 नहीं दिया था। चलिए ऐसा करते हैं, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बाद में इकट्ठे ही। क्या पहले 14 बाद में एक ही दफा सारे इकट्ठे कर लेंगे कंसेप्ट को। चलिए फिर आ जाइए कंसेप्ट। आज कंसेप्ट भाई, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन। एक स्टूडेंट ने हाइब्रिड क्लास में सवाल पूछा था, क्लियर हो गया ना अब आपको कि नेशनल असेंबली जब सेशन में नहीं है तो लॉ कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है? कुछ है। नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट तो मौजूद है, ऐसे ना कर, प्रेसिडेंट मौजूद है, नेशनल असेंबली नहीं है, प्रेसिडेंट मौजूद है, वो तो लॉ पास कर सकता है। नेक्स्ट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इसका जैसे हर जो किसी को कोई ड्यूटी असाइन की जाती है ना,
तो उस ड्यूटी में बाज़ औक़ात कुछ रूटीन के टास्क होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं। जैसे मेरी ड्यूटी है आपको पढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट करवाना, इस ड्यूटी में ये भी शामिल है कि आपके क्लास में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वक्तन फ़क्तन जो ज़रूरी होंगे। टेस्ट चाहे नहीं पिलाई जाएगी, आइसक्रीम खिलाई वो मेरी ड्यूटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। आपको आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, टेस्ट की चेकिंग होगी, ठीक है, ये सारी ड्यूटीज में। लेकिन क्या हर एक्टिविटी टीचर ही करे, ये लाजमी है? नहीं, आपको नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपको इससे क्या, आपको तो नोट्स चाहिए, तो अगर टीचर के बजाय कोई टीए वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, वहाँ पे टीचर का खड़े होना ज़रूरी है, इन्विजिलेशन करना ज़रूरी है? नहीं, आपका कंसर्न तो इससे भी टेस्ट होना चाहिए। इन्विजिलेशन कोई भी करे, इससे क्या है, टीचर का होना। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है हर काम की। अगर टेस्ट में कोई नकल लगा रहा है, टेस्ट अच्छे तरीके से अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं हो रहा, हालांकि टीचर के बिहाफ पे ये पावर, ये ड्यूटी किसी दूसरे को डेलीगेट की गई है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट कंट्रोल तो टीचर का ही है। अगर वहाँ पे टेस्ट सही नहीं हो रहा तो आप टीचर को आगे कंप्लेन करेंगे, ऐसे ही है ना। उसी तरीके से लॉ मेकिंग की पावर है किसके पास? किसके पास? पार्लियामेंट के पास, नेशनल असेंबली के पास, सेनेट के पास, ठीक है, वो लॉ मेकिंग करते हैं। जैसे इसके बाद कैफ 4 के बाद आपका अगला कैफ 7 है, उसी की एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। आपने कैफ 4 में जिन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा पढ़ा है ना, वो सोल प्रोप्राइटर है और पार्टनरशिप है। कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा, ऐसे है। कंपनी के बारे में आप पढ़ेंगे कैफ 7 में। जो बेसिक डिफरेंस है कैफ 4 और कैफ 7 वो यही है। कैफ 4 क्या करता है? सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप की डिस्कशन करता है। कैफ 4 सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप। कैफ 7 क्या करता है? कंपनीज की डिस्कशन करता है। तो जिस तरह सोल प्रोवाइडरशिप वगैरह से रेलिवेंट लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एक्ट है, क्या कंपनीज के लिए भी कोई लॉ है? बिल्कुल है, कंपनीज एक्ट 2017। गैस कीजिए, ये क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से जारी हुआ है कि पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ है? इसलिए तो इसका नाम कंपनीज एक्ट है। अगर प्रेसिडेंट के साइन से जारी हुआ था तो उसका नाम कंपनीज ऑर्डिनेंस ना होता, शाबाश, कंपनीज एक्ट, ठीक है जी। अच्छा, कंपनीज एक्ट में कुछ चीज़ें खासी टेक्निकल हैं, कुछ चीज़ें तो सीधी सीधी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। जैसे एक चीज़ तो बड़ी सीधी है, क्या कि हर कंपनी साल ख़त्म होने के बाद अपने सारे साल के रिजल्ट्स को समराइज करेंगी इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो शेयर होल्डर को भिजवाएंगी। ये कॉमन सेंस की बात है। ये नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे हैं, सेनेटर्स बैठे हैं, उन्होंने आसानी से डिसाइड कर लिया ऐसे होना चाहिए। लेकिन ज़रा मुझे सोच के बताइए, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा? इसमें नोट्स टू द अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे? इसमें फिक्स एसेट्स की काउंटिंग कैसे होगी? क्या आईएफआरएस के मुताबिक? क्या वहाँ पे आईएफआरएस के एक्सपर्ट बैठे हैं? बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं बैठे हुए। और हर एक आधा शायद कोई हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे ना, सारे सेंट। तो याद रखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है लॉ मेकिंग में किसी एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। या लॉ मेकिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा डिटेल वाली होती हैं। इन डिटेल वाली चीज़ों के लिए किसी असिस्टेंट की सबॉर्डिनेट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, सबॉर्डिनेट भी हो और उस फील्ड में एक्सपर्ट भी हो। जैसे इस केस में उन्होंने कहा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SCCP आए, SCCP आओ, सेनेटर्स ने बुलाया, पार्लियामेंट में SCCP आओ, SCCP हाजिर हो गया। SCCP से कहा हमने ये लॉ बनाया है, कुछ जगहों पे हम अटक गए हैं। किस जगह पे? उन्होंने कहा कि जब हमने ये तो रूल एग्री कर लिया कि कंपनी की हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, उनका फॉर्मेट क्या होगा? उसने कहा मसला ही कोई नहीं, ऐसा कीजिए, हम एक्सपर्ट लोग हैं, अकाउंटिंग भी जानते हैं, लॉ भी जानते हैं, हम रिसर्च करके बता देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बननी चाहिए।
आप में से किसी स्टूडेंट ने 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल का नाम सुना है? IFRS का नाम सुना है? हाँ, बस हो गई बात। उन्होंने कहा रिसर्च करके फिर कमीशन ने कहा पार्लियामेंट को, सर IFRS के मुताबिक कंपनीज एक्ट के ये 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, पार्लियामेंट ने कहा अच्छा करो, कोई अच्छा सा फॉर्मेट बना लाओ ताकि हम साथ में दिखा सकें कि है कंपनीज तुमने इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। अब बताइए क्या ये जो फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्लियामेंट खुद बना सकता था? वो एक्सपर्ट नहीं है और इसमें ज़्यादा रिसर्च वर्क की ज़रूरत है, डिलेड है। वैसे ही पार्लियामेंट के ज़रिए लॉ बनाने में खासा टाइम लग जाता है। जो फौरी पास हो जाए तो सो हो जाए, अगर फौरी तौर पे पास नहीं हुआ तो फिर अगली बारी 4 महीने बाद ही आएगी, 3-4 महीने बाद। जबकि SCCP को इन्वॉल्व किया है, SCCP का दफ्तर तो रोज खुलता है, उसमें कौन सी 3 महीने की ब्रेक होती है? कोई ब्रेक नहीं होती, वो तो रोज खुलता है। वो तो रोज आके लॉ के ऊपर काम कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जिसमें किसी एक्सपर्ट इनपुट की ज़रूरत हो या ज़्यादा डिटेल वर्किंग की ज़रूरत हो तो उस वक्त फिर एक्सपर्ट लोगों को इंगेज कर ले। इसी कंटेक्स्ट में एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फिर पार्लियामेंट के एक जहन में आई बात, उन्होंने कहा अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनी बनाएगी इसमें 2 नंबरी भी तो कर सकती है, तो ऐसा करते हैं हम रूल निकालते हैं कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो कोई एक्सपर्ट पर्सन इसको चेक भी करेगा, उसे कहते हैं ऑडिटर। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा चेक तो कर लेगा, लेकिन वो रिपोर्ट जो होगी वो किन अल्फाज में होगी, किस तरह होगी? अगर सब कुछ ठीक हुआ तो क्या लिखना है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो क्या लिखना है, ये कैसे डिसाइड करें? ये तो डिटेल्ड मैटर है, ये तो ऐसा मैटर है जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत है। उन्होंने एक और सबॉर्डिनेट बॉडी को बुलाया, किसको? गैस कीजिए किसको बुलाया? ICAP को। मैं कहा बताएं जी, आप पूरे मुल्क में ऑडिट प्रोफेशन को गवर्न करते हैं, काउंटिंग प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बताइए क्या? ICAP ने कहा बेफिक्र हो जाए, 3 महीने बाद मिलते हैं, आपको ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स का फॉर्मेट बना के दूंगा, आप भी याद करेंगे। क्या पार्लियामेंट इतना एक्सपर्ट है कि वो खुद ये टेक्निकल रिपोर्ट नहीं? लेकिन क्या ICAP आपके ख्याल में और ICAP के लोग जो है एक्सपर्ट हैं इस मामले में? बिल्कुल है। तो एग्री करते हैं कि बाज़ औक़ात लॉ मेकिंग पावर थोड़ी सी शेयर करनी पड़ती है पार्लियामेंट को दूसरे लोगों से। बाकी का लॉ पास कर दिया उन्होंने, कंपनीज एक्ट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ये पावर उन्होंने डेलीगेट कर दी। क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी। सारी पावर नहीं, थोड़ी सी जितनी जरूरी थी डेलीगेट कर दी कि आप लॉ बना के लाएं। लेकिन फिर उन्होंने कहा ये ना हो कि उल्टा सीधा लॉ बना लाएं, इसलिए हम जो आपको बाउंड्री दे रहे हैं आपने उसी के मुताबिक लॉ बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कहा ना SCCP, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही काम करना है। ये ना हो कंपनीज एक्ट के दूसरे सेक्शन पे आके हमें सिखाना शुरू कर दो ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। जो काम कहा है वही काम करने का, ठीक है? पहले से लिमिट लगा दी क्या काम करना है, और फिर कहा कि जब काम कर लो तो हमारे पास लेके आना, हम फिर भी उसको प्रूव करेंगे, हम फिर भी उसको, ये कंट्रोल है ना, क्या कंट्रोल जरूरी है कि कह दिया जाए ये रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाओ तो जैसी तैसी होगी वो ठीक है? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्लियामेंट की होगी। इसलिए उन्होंने कहा भाई काम कर लो, उसके बाद हमें फाइनल ड्राफ्ट चेक भी करवा देना, उसको हम प्रूव करेंगे। ये कंसेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। कुछ समझ आया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लेजिस्लेशन यानी लॉ मेकिंग पावर, डेलीगेट करना, किसी को ट्रांसफर करना। कौन ट्रांसफर करता है? पार्लियामेंट। किसको? किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को, सबॉर्डिनेट बॉडी को, जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होती है। कह रहा है डेफिनेशन सुन ले, डेलीगेटेड क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं? डेलीगेटेड लफ्ज डेलीगेटेड समझ आया? डेलीगेट करना, ट्रांसफर करना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर, कौन सी पावर? लॉ मेकिंग पावर, गिवन बाय, जो दे दी किसने? पार्लियामेंट ने। किसको? सबॉर्डिनेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कभी SCCP, कभी ICAP, कभी कोई और। अब ये SCCP ICAP पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं है ना, लेकिन उसके सबॉर्डिनेट है। पावर गिवन बाय पार्लियामेंट किसको दी? सबॉर्डिनेट। क्यों दी? क्यों? टू मेक बाई लॉ। बाई लॉज कहते हैं छोटे मोटे लॉज को। एग्जिस्टिंग लॉज में कोई एक्सप्लेनेशन
अडेंडम, अपेंडिक्स ऐड करने हो, एडिशनल रिपोर्ट्स, उसके लिए फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ओनली, कि जिस पर्पस के लिए क्या है उसी में पावर एक्सरसाइज की जाएगी, कोई और चेंज नहीं करना, कोई और चेंज। ये है डेफिनेशन। क्लियर हुए? अच्छा मुझे बताइए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के फायदे हैं कि नुकसान? फायदे भी है नुकसान भी है। फायदे क्या है? टाइम सेविंग। अच्छा किसका टाइम सेविंग? पार्लियामेंट का। वो डिटेल्ड कामों में नहीं पड़ेंगे, दूसरे अहम कामों में। अभी क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये कंपनीज एक्ट इतना ही काफ़ी, अभी तो हमने पर्सनल प्रोटेक्शन बिल जो है उस पर भी काम करना है, हाँ उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं हम। टाइम सेविंग हो जाएगी, जब पावर डेलीगेट करेंगे क्या होगा? टाइम सेविंग हो जाएगी। यूज ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, एग्री करते हैं? कभी काउंटिंग के एक्सपर्ट, कभी ऑडिट के एक्सपर्ट, कभी लॉ के एक्सपर्ट, कभी किसी और चीज़ के, जिस चीज़ से रिलेटेड लॉ बनाने जा रहे हैं उसके एक्सपर्ट्स का इनपुट मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये लॉ बनाना आसान है जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ज्यादा आसान है कि बताइए कि लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट जल्दी हो जाती है, लंबी चौड़ी इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। और ये जैसे बनाना आसान है, चेंज करना भी आसान है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? इजी टू अमेंड। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इजी टू अमेंड है, अगर कभी जरूरत पड़े चेंज भी किया जा सकता है, सकते हैं। उनके लिए महीनों महीने इंतजार करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जो काम होता है वो महीनों में होता है, ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो काम होता है दिनों में होता है, वो उधर भी हो जाए, मिनटों में नहीं होता। इतनी जल्दी सरकारी महकमा है, बाहर हाल ऐसे ना करें। हाँ जी। फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्पीड क्या मतलब? दिनों में काम होता है, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, दिनों में होता है। डिसएडवांटेजेस, इसे गैर आईनी क्यों कहते हैं? बाहर का बंदा, क्योंकि लॉ मेकिंग बाहर का बंदा कर रहा है, हालांकि आईन ने क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने, कि लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट नहीं बना रहा, बाहर का बंदा बना रहा है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, क्यों? कंट्रोल के तौर पे ये रूल भी रखा होता है कि जो भी वो बनाएंगे ना लॉ, बाद में पार्लियामेंट उसको अप्रूवल देगी, पार्लियामेंट की अप्रूवल होगी तो फाइनल होगा, वरना नहीं। यानी लॉ रेडीमेड वो कर देते हैं, दुआए खैर पार्लियामेंट वाले करा देते हैं, देख बढ़ जाती है। ठीक है ना? फाइनल अप्रूवल किसकी होगी? पार्लियामेंट। लेकिन बहरहाल है तो बाहर का बंदा आ गया ना, बाहर का बंदा आ गया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझ आया? आगे चलते हैं। लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, याद रखिएगा, एक काम को दो लोग करेंगे ना तो काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, झगड़ा जरूर हो, जल्दी नहीं होगा, ये वो ना 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 ना, जल्दी इस वजह से नहीं होगा कि दो लोग हैं। मसला क्या होता है? अगर काम ठीक हो जाए ना, पहला बंदा कहता है देखा भाई ने कैसे ठीक किया काम, दूसरा कहना भाई आपने नहीं मैंने। और अगर काम गलत हो जाए, तूने क्यों गलत किया ये काम, यानी अच्छा सही साबित हो जाए, सही काम हो जाए, हर कोई क्रेडिट लेता है, और गलत काम हो जाए एक दूसरे। इसीलिए कह रहे हैं लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, यानी अगर तो लॉ सही बन गया तो दोनों तारीफ लेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी पार्लियामेंट भी, कि कितना अच्छा लॉ बनाया। वो कहेंगे सर आपने तो सिर्फ साइन ही किए हैं, लॉ बनाया तो हमने है क्या, लेकिन फिर भी आइडिया तो हमने दिया है। और अगर कोई लॉ गलत बन गया एक दूसरे पे डाल देंगे, भाई ऐसे होता है कि नहीं होता? यही लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी ठीक है कि हु विल बी अकाउंटेबल, अगर गलत बन गया तो ये ब्लर हो जाता है, ये डिसीजन क्लियर नहीं, अनक्लियर रहता है कि कौन जिम्मेदार होगा, किसको क्रेडिट देना है और कौन जिम्मेदार होगा।
वैसे ही है ना, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हैं, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव बॉडी सबॉर्डिनेट। बल्क कहता है जब आपने किसी को पावर दे तो फिर इसका वो बेदरेग इस्तेमाल भी कर देता है। जैसे जब SCCB को पावर दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट बनाओ, उसने कहा अच्छा, उसने कहा ये लो लिस्टेड कंपनी का ये फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अनलिस्टेड का ये फॉर्मेट है, सिंगल मेंबर ये स्मॉल एंटिटीज का ये फॉर्मेट है, ये लो फॉर्मेट ही फॉर्मेट। ICAP को कहा ऑडिट बोर्ड का फॉर्मेट क्या होगा, उसने कहा लिस्टेड के लिए ये, अनलिस्टेड के लिए, स्टैट्यूटरी ये, नॉन स्टैट्यूटरी ये 4-5 किस्म के फॉर्मेट दे दिए। ऐसे है और आप पढ़ेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके। तो जब किसी को पावर दी जाती है वो उसका फिर बेदरे बल्क यूज करता है, बल्क लॉस बनना शुरू हो जाते हैं। पता चले रोज बैठे हैं, रोज कोई ना कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट आ रहा है, रोज तो नहीं, ये तो बात बढ़ा चढ़ा के, लेकिन आइडिया देना था आपको। बल्क का मतलब समझ आ गया। चलिए जी, ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो बताइए पढ़ के कौन सा एडवांटेज आपको सबसे अच्छा लगा? टाइम से बल्क वाला, डिसएडवांटेज बल्क वाला पढ़ा के खब क्या कहता है बल्क वाला एडवांटेज, और बल्क वाला तो डिसएडवांटेज है, बल्क वाला डिसएडवांटेज है। कौन सा डिसएडवांटेज आपको सबसे अच्छा लगा? बल्क वाला। और दोनों को सामने रख के बहुत ही आपकी जिंदगी का अहम फैसला, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को सामने रख के बताइए नेट इफेक्ट किसका ज्यादा है? एडवांटेजेस यानी फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होनी चाहिए। चलिए जी, है, रख दी। कंट्रोल्स क्या है? कंट्रोल्स क्या है? अल्टीमेटली किस चीज पे कंट्रोल? ये जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दी है, ये जो सबॉर्डिनेट बॉडी थी ना, इस पे क्या कंट्रोल है कि ये गलत किस्म के लॉ नहीं बना देगी। कोई कंट्रोल रखना है कि नहीं रखना? रखना है ना। कंट्रोल का मतलब क्या है? निगरानी रखनी, नजर रखनी कि जिसको पावर दी है वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे, इधर उधर ना निकल जाए। उसे जो एरिया बताया ये लॉ बनाना है इस एरिया से रिलेटेड, उसके अंदर रहते हुए ही लॉ बनाए, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड ना। ये कंसेप्ट मैच हुआ। जैसे एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर सकता है ना, उसी तरीके पार्लियामेंट ने सबऑर्डिनेट बॉडी को जो अथॉरिटी दी कि लॉ बनाओ, वो भी अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए कोई कंट्रोल होना चाहिए। दो कंट्रोल है, एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल, एक जुडिशियल कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है कि पार्लियामेंट ने कहा, पहला कंट्रोल, पावर देने से पहले कहा ए भाई ये पावर इसी मकसद के लिए है, इससे एक्सीड ना करना। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लाभ बनाना, कंपनीज की मीटिंग कब कब होगी, कैसे कैसे होगी, उसके ऊपर लाभ बनाने की जरूरत नहीं है। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी, बस वही लाभ बनाना, पहले बता दिया। ठीक है, एक कंट्रोल ये हो गया। ठीक है, यह है रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर। पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसी पावर के अंदर रहते हुए काम करना है। दूसरा, अच्छा ये पावर रिस्ट्रिक्ट करके उसको भेज दिया, जा लॉ बना भाई। वो घर बैठा 2-3 दिन लगाए, उसने लॉ बना के ले आया। दूसरा कंट्रोल अब लगेगा क्या? अप्रूवल, कि जो लॉ बन गया वो भी जब तक पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होगा। तो ये कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं? यह है पार्लियामेंट का कंट्रोल, जो कौन एक्सरसाइज करता है? पार्लियामेंट। अब है जुडिशियल कंट्रोल, जो कौन एक्सरसाइज करता है? कोर्ट। अगर पाकिस्तान के किसी भी शहरी को लगता है कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया है जो उसके बुनियादी हकूक जो आईन ने उसको दिए है उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, क्या वो कोर्ट जा सकता है? कोर्ट जाके अपील करेगा और कोर्ट को लगेगा अगर वो आईन के खिलाफ है, क्या तो कोर्ट उसको नल एंड वाइड करार दे देगा। यह है जुडिशियल कंट्रोल। क्या है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल किसने एक्सरसाइज करना है? पार्लियामेंट ने। जुडिशियल कंट्रोल किसने करना है? कोर्ट ने। पार्लियामेंट्री कंट्रोल दो एग्जांपल कौन कौन सी?
एक पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक बाद में अप्रूव किया। जुडिशियल कंट्रोल क्या है कि अगर लगे कि जो अथॉरिटी दी गई थी आइन से बाहर निकल के या उस अथॉरिटी से बाहर निकल के, ये किसी अथॉरिटी से एक्सीड करने से कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। ये टर्म यूज हुई है अल्ट्रा वायर्स। तो अगर जो सबऑर्डिनेट बॉडी है उसको जो अथॉरिटी दे के घर भेजा गया था वो उस अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई लॉ पास बना दे, और पार्लियामेंट को उस वक्त थोड़ी सी हल्की सी नींद आई हुई थी, सारी रात लॉ मेकिंग करते रहे ना। 3-4 महीने लगे। हाँ जी, तो इसीलिए नहीं उन्होंने ज़्यादा ऐसे होता नहीं, ऐसे समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है। वो होशियार खबरदार हैं वो सारे, ठीक है। ऐसे होता ही है, कभी थक जाता है बंदा, चाहे नहीं टाइम पे मिलती क्या, अच्छा ये लो पास कर दिया। अगर अथॉरिटी से एक्सीड करें और गलती से पार्लियामेंट से लॉ पास हो जाए फिर क्या करें? जुडिशियल कंट्रोल। अगर अल्ट्रा वायर्स है तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है? जो पावर दी गई थी उन थर्ड पार्टी को उससे एक्सीड किया, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? एक्शन क्या लेगी? एक्शन कैंसल कर देगी। और क्या करेगी? किसको? कोर्ट ने नहीं ऑर्डर पास किया था, पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया था, कोर्ट उसको ऑर्डर के जरिए से कैंसिल कर। भाई क्लियर? ये थे आपका कंसेप्ट। अब ऐसा कीजिए, मैं आपके लिए एक चीज तैयार करता हूं, तब तक आप रीडिंग कर लें। चाय नहीं, चाय तैयार क्या है? मैं तेरा उस्ताद हूं, कौन हूं मैं चाय तैयार करता हूं तेरे लिए? हैं चाय तैयार का वो क्या कर, हाँ वो एमसीक्यूज सेटअप करना है, सिस्टम प्रोजेक्टर ऑन करना है, पीडीएफ ओपन करनी है, कंप्यूटर स्टार्ट करना है। ये तैयार, ये मुश्किल, ये आसान है, मुश्किल काम है। आपके पास 5 मिनट है, इसको रीड कर लीजिए और मुझे बताइए एक लफ्ज भी अगर ऐसा, क्योंकि आज के बाद आपने मुझे ढूंढना है, मैंने नहीं मिलना, इसलिए एक लफ्ज भी ऐसा है जो कि समझ नहीं तो अभी पूछ लें। ये पूरी बुक नहीं, पूरी बुक के लिए आपको बाद में बुलाऊंगा किसी दिन, क्योंकि अभी आप पहले रिवीजन तक पूरी किताब पढ़ तो लें, पढ़ लिए सारी किताब, इसीलिए तो कह रहा हूँ। सेशन खत्म हुआ है, उसके बाद 4-5 दिन हफ्ते की ब्रेक होती है, उसके बाद आपके मॉक होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा मॉक से पहले ही किसी दिन आपको बुला लो, ताकि आपने उसके लिए, लेकिन ज़रूरी है कि आपने 4-5 दिन के अंदर अंदर किताब की रिवीजन कर लें, फिर नहीं, क्योंकि उस एक दिन के बाद भी फिर मैंने उसके बाद भी नहीं मिलना फिर, ठीक है। 5 मिनट का टाइम है, रीडिंग कर लीजिए, पॉज कीजिएगा जी। कोई रीडिंग कर ली होगी, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जुडिशियल कंट्रोल की समझ, अच्छा बाकी की समझ आ गई है? बाकी की भी नहीं आई। जुडिशियल कंट्रोल की समझ, जुडिशियल कंट्रोल सुन लीजिए। जब पार्लियामेंट ने पावर दी, लेजिस्लेटिव पावर किसी एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट बॉडी को, तो क्या उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आपने इस चीज़ के हवाले से लॉ मेकिंग करनी है, इसके अलावा कोई लॉ मेकिंग नहीं करनी? क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी? क्या ये पॉसिबल है कि वो जो बॉडी है वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर ले? अगर अथॉरिटी से एक्सीड कर ले तो एक कंट्रोल है पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट जब उसको अप्रूव करने लगे कि उन्हें पता चल जाएगा इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इसमें लिख दी हैं, वो उसको निकाल देंगे। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर जो बॉडी थी उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, अल्ट्रा वायर्स, अथॉरिटी से एक्सीड करने को क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायर्स काम किया है, लेकिन किसी वजह से पार्लियामेंट उसको नहीं पकड़ पाई और वो अप्रूव हो गया, क्या अब उसका कोई हल है? अब हल क्या हल है? जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन एप्लीकेशन लेके कोर्ट में चला जाए कि सर ये पावर इनको दी गई थी, इन्होंने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट किया है, लिहाजा इस वाले कानून को नल एंड वाइड करार दिया जाए। कोर्ट डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर पता चले ये ऑब्जेक्शन सही है तो उसको वाइड कर देगा। यह है जुडिशियल कंट्रोल। इसे जुडिशियल कंट्रोल क्यों कहा?
क्योंकि ये कोर्ट ने अप्लाई किया। ठीक, अब भाई समझा रहा हूँ, पूछा घड़ी से खेल रहा है, ये हाल है। आगे भाई क्लियर होगी ये बात, आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट, डिफरेंट टर्म्स, ये दो टर्म्स है जो पहले पढ़ चुके हैं। एक्ट या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्या मुराद है? ऐसा कानून जो पार्लियामेंट से पास हुआ। इसका अपोजिट क्या है भला एक्ट का? ऑर्डिनेंस। वो ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। एक और टर्म है इंजंक्शन। इंजंक्शन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी आपने। हाँ, एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू। जब कोई किसी के साथ एग्रीमेंट टू डू हो और वो काम ना कर रहा हो तो हम कोर्ट में जाके कह सकते हैं हमें डैमेजेस नहीं चाहिए, ये काम करवाएं। इसे कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि ये काम हम नहीं करेंगे, सिर्फ आपके कंसर्न में गाएंगे और किसी के कंसर्न में नहीं गाएंगे, और पता चले किसी और के कंसर्न में भी वो गाने गाने की तैयारी कर रहा है, तो हम कोर्ट के पास भागे भागे जाएंगे और कहेंगे हमें डैमेजेस नहीं चाहिए, जो एग्रीमेंट में तय पाया था उससे उसके मुताबिक का। तो कोर्ट अब की बार उसे मना करने का ऑर्डर पास करेगा कि काम करने का। तो जब कोर्ट किसी काम से रोकने का ऑर्डर पास करे, इस ऑर्डर को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। बोले ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। और जब कोई कोर्ट ऑर्डर पास करे काम करने का, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और जब कोर्ट ऑर्डर पास करे किसी काम से रोकने का, ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। क्लियर मेरे भाई? चलिए अब हम चलते हैं। जुडिशियल कंट्रोल भी हो गया, डिफरेंट टर्म्स भी हो गए। अब चलते हैं आखिरी चीज की तरफ, जो क्या है? एमसीक्यू 1। चले जी भाई, हर कप के साथ 2-2 चम्मच दे दे इनको। अच्छा, एक एक चले कोई भाई, एक अपने लिए, एक साथ वाले के लिए। छोटे भाई का हिस्सा नहीं है। छोटा भाई जब बिजनेस लॉ पढ़ने आएगा उसे उसका हिस्सा उस वक्त मिलेगा। छोटा भाई चलिए भाई जल्दी से आ जाइए वापस एमसीक्यूज की तरफ, वरना नमाज का टाइम हो जाएगा, बल्कि जुम्मे का टाइम हो जाए, हैं जुम्मे की नमाज का टाइम। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट। अच्छा, मोस्ट एप्रोप्रिएट। मोस्ट एप्रोप्रिएट का तो आपको पता ही है। चलिए आपका इम्तिहान, पहला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है? हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। एंड ही इज इलेक्टेड फॉर 5-year टर्म बाय सेनेट, नेशनल असेंबली के तीनों, सेनेट भी, नेशनल असेंबली भी, प्रोविंस, तीनों सिलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करे थे, कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? डी। डी को लगाएं टिक। लगाया टिक डी को? डी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलते हैं क्वेश्चन 2। इन ए क्रिमिनल केस what is the normal burden of proof placed upon the prosecution? Any reasonable doubt क्या? all beyond all reasonable doubt के बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, बट वो तो उसमें होता है, किसमें? सिविल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी, सेकंड की बी, लगाएं टिक। थर्ड आ गया, क्या था? तलाल वर्सेस खतरी। तलाल वर्सेस खतरी।
इन ए सिविल को अंडरलाइन करें। सिविल केस की टर्म्स डिफरेंट होती है पार्टीज के लिए, क्रिमिनल केस की डिफरेंट होती है। ये पता है कि नहीं पता? सिविल केस की डिफरेंट है, क्रिमिनल केस की डिफरेंट है, अपील केस की डिफरेंट है। शाबाश, अपील की डिफरेंट है। करें ने सिविल केस ऑफ तलाल वर्सेस काशिफ वेर ए केस इज, अच्छा इसमें तलाल वर्सेस काशिफ में किसने केस फाइल किया है? किसके खिलाफ? जिसने फाइल किया वो पहले आता है बाद। भाई मिस्टर तलाल हु इज फाइलिंग सूट अगेंस्ट मिस्टर काशिफ स्टेट द लीगल पोजीशन। मिस्टर तलाल कौन है? प्लेंटिफ। और मिस्टर काशिफ कौन है? डिफेंडेंट। डिफेंड करने वाला बाद में आता है, प्लेंटिफ पहले आता है। अच्छा किस केस में मिस्टर तलाल ये एक्यूज्ड और मिस्टर काशिफ कंप्लेन? ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्यूज तो बाद में आएगा। और ये डी मिस्टर तलाल इज कंप्लेनेंट एंड मिस्टर काशिफ इज द एक्यूज। क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस अपील वाला के रेगुलर वाला? चले तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। कर लिया नोट? देखें 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बी ऑप्शन पे टिक लगाया आपने? हाँ ए है ये चीज, शाबाश। बी तो नहीं है, किया हुआ असाइनमेंट की है। 4 क्रिमिनल लॉ एम्स टू, क्रिमिनल लॉ का मकसद क्या होता है? मजलूम को कंपनसेट करना के जालिम को सजा देना? जालिम को सजा। और सिविल लॉ का मकसद क्या होता है? मजलूम को कंपनसेट करना। क्रिमिनल लॉ एम्स टू कंपनसेट इंजर्ड पार्टीज, नहीं वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ है, डैमेजेस का असूल। रिकवर प्रॉपर्टी विच हैज बीन टेकन, नहीं वो तो सिविल लॉ में। इन्फोर्स लीगल ऑब्लिगेशन, वो तो दोनों लॉ में होता है, सिविल लॉ क्रिमिनल दोनों में लीगल ऑब्लिगेशन। फर्क की बात पूछ रहा है। पेनलाइज रॉन्ग डूअर्स, गलत काम करने वाले को सजा देना, ये मकसद है क्रिमिनल लॉ का। 4 में डी ऑप्शन करेक्ट। 5 those rules and principles that govern and regulate social conduct and observance of which can be enforced in courts of law, वो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं लोगों के कंडक्ट को, जो गवर्न करते हैं किसको? और उससे भी अहम चीज, कैन बी इन्फोर्स इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। वो क्या है? क्योंकि लॉ के अलावा जो भी चीजें हैं, रूल्स वगैरह, वो आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते। कोर्ट में तो लॉ ही इन्फोर्स होगा। 5th का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। आगे चले। 6 प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स, कॉपीराइट डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स बाय कंज्यूमर अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर आर एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ। तो क्यों नहीं करते डी ऑप्शन को सेलेक्ट? सर मैंने किया है। शाबाश। 7 persons found guilty of a crime is the convict या criminal? convict, C convict। बाकी टर्म्स तो अभी वो जब चल रहा होता है प्रोसेस केस उसके लिए। 8 पाकिस्तान हैज ए फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। The federal legislature is a bicameral majlis shura parliament composed of President, National Assembly and Senate. president, उसके बाद both houses, National Assembly, Senate. नेशनल असेंबली और सेनेट। इसमें अपर हाउस कौन है? Senate. लोअर हाउस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई 8 में? सी ऑप्शन। 9 प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय फेडरल कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कौन करता है? फेडरल कैबिनेट। जो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें बहुत से मिनिस्टर्स हैं।
whose members are appointed by president on the advice of, भाई जिसकी टीम है उसी की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ना, टीम किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, तो एडवाइस भी किसकी जाएगी कि भाई ए प्रेसिडेंट भाई इसको पॉइंट करना, ये अपना बड़ी है, इसको भी पॉइंट कर, इसको भी कर, इसको भी कर दे, इसको भी कर दो। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी यानी फेडरल कैबिनेट, एडवाइस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, और अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के बंदे अपॉइंट कर सकता है, नो, जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा वही होगा। तो 9 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन करेक्ट। 10, if the ordinance is not presented or passed by National Assembly in case of money bill and by both houses, if it is other than money bill, it shall stand repealed, repealed को अंडरलाइन, जैसे promulgated का लफ्ज था ना मुश्किल, repealed, cancelled हो जाएगा, कब, after how many days, 120 days, 120 days, A ऑप्शन करेक्ट। 10 की एक ऑप्शन करेक्ट। 11, all statutes passed by National Assembly are also approved by Senate before proceeding to President for his assent, सही कह रहा है, with the exception of मनी बिल, डी, ट्रेजरी बिल कोई और होता होगा कोई, हमारे सिलेबस में नहीं है वरना हम वो भी पढ़ लेते। सोशल सिक्योरिटी बिल भी कोई होता होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल भी कोई होता होगा, हमारे सिलेबस में नहीं है वरना हम पढ़ लेते। 11 में करेक्ट ऑप्शन बी। 12, सेनेट इज द परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी with equal representation from each of the 4 provinces, with representatives elected by the members of their respective प्रोविंशियल असेंबली, सेनेटर्स को कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली यानी एमपीएस। तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी डी। 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, डी। 13, A money bill shall originate in the National Assembly, yes, नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा, आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इट शैल विदाउट बीइंग ट्रांसमिटेड टू सेनेट बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अल्फा। 14, प्रेसिडेंट में रिटर्न ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू जॉइंटली के लहदा सेपरेटली जॉइंट सिटिंग में, यानी इकट्ठे बिठा के कहेंगे अब वोट करो। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुई 14 की। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हैविंग डेलीगेट। बाकी सारे एडवांटेज है, बल्कि क्या है वो डिसएडवांटेज है, एक्सचेंज डिसएडवांटेज। तो करेक्ट ऑप्शन 15 की क्या हुई, डी। चलिए इसके साथ ही हमारे सिलेबस का, हमारे सेशन का इख्तिताम होता है। कल नहीं आपने आना, कल नहीं आपने आना। अब जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा आपने नहीं आना। घर बैठ के खूब तैयारी करें, खूब रिवीजन करें, खूब जो केस स्टडी वॉल्यूम 2 की रह गई है उनकी रिटन प्रैक्टिस करें, और खूब एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करें। जहां जहां मसला हो उसको एक पेज पे नोट करते जाएं, ताकि जिस दिन हम अब आपको बुलाएं आप वो पेज लेके आए और सारे मसाइल डिस्कस कर लें। वो एक ही क्लास होगी, तो अपने सारे पेंडिंग इश्यूज अब आपके पास कुछ दिन हैं, उसको रिवीजन करें, सारी चीजें नोट कर लें, ताकि अगली क्लास में आके रिजॉल्व कर सकें इंशाअल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।